जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपनी सागर जी सेंटर प्रोग्राम में। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे गांधी एरा बना चुके हैं एक वीडियो, और नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया गांधी जी से के जो एक्टिविटी है उसी से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, क्या है, कौन सा ऐसे एक्टिविटी होता है जो कि भारत में नेशनलिज्म के राइज करने का पीछे कारण होता है, और भारत के जो लोग हैं ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ विद्रोह करने पर भड़क जाते हैं और अंततः विद्रोह करते करते अंततः भारत की स्वतंत्रता दिला देते हैं। उसी का ये दूसरा वीडियो है। के बाद एक या दो वीडियो और आएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया इसको बोल सकते हैं गांधी एरा। ओके, गांधी एरा का दूसरा पार्ट्स, भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट्स। तो जो भी हमारा एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 10 क्लास का भी है, और ऐसे हमारे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है जैसे बीपीएससी हो, दरोगा हो, यूपीएससी हो, उसमें या किसी भी एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में नेशनलिज्म जैसे मॉडर्न इंडिया होते हैं, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछता है और उसमें बहुत हद तक ये हमारे नेशनलिज्म भारत में राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा पकड़ होना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो भारत में राष्ट्रवाद का प्रीवियस हम थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है जो लोगों में असंतुष्ट फैलना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है हमारे इंडियन के अगेंस्ट, भारत में ट्रेडिशन को ख़त्म कर देना, यहाँ के एमएसएमई को ख़त्म कर देना, यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर देना, यहाँ के भूखमरी है ना, बहुत सारे मैनी थिंग्स प्रॉब्लम थे हमारे नेशनलिज्म को राइज करने में। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक भारत में नेशनलिज्म वो आपका पीक पर चढ़ते रहा अंततः 1919 के बाद में हमारा नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा राइज किया और पूरे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह भी हुए। तो जैसे हम प्रीवियस वीडियो पढ़े थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीयों के द्वारा किया गया ये इंडिया लेवल पर बहुत बड़ा पहला बहुत बड़ा आंदोलन था जो कि असहयोग के नाम से जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्यों किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है हिंद स्वराज। ओके, महात्मा गांधी का एक बुक है हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी ने 1906 में लिखा था जब वो यात्रा कर रहे थे वो समुद्री इलाके से, यानी साउथ अफ्रीका से। तो उन्होंने लिखा क्या कि भारत के लोग ब्रिटिश का गुलाम इसलिए हुए क्योंकि भारत के लोगों ने उसको कॉपरेशन किया। किसको? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को हम लोगों ने सहायता किया। इसीलिए यदि जिस दिन से प्रत्येक भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को, ब्रिटिश कॉलोनी के ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेगा या कि नॉन कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा, उसी दिन से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साल के अंदर कोलैप्स कर जाएगी यानी कि गिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने मानना था कि यदि ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना है, यहाँ से हटाना है, तो सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलना पड़ेगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 1922 तक चला, इसके साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट भी चला जो पहला वीडियो में बता चुके हैं, जिसके साथ साथ 1922 में इसको खत्म कर दिया गया क्योंकि 1922 में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चौरा चौरी कांड। ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर यूपी में कांड होता है जिसमें 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है थाने में हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। तब जाकर महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, क्रांतिकारी अभी ट्रेंड नहीं हुए हैं, इनको ट्रेंड की जरूरत करने की जरूरत है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है इसको बताने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे न बढ़े, वायलेंस पर न उतरे, विद्रोह ज़्यादा न हो, लोगों को खून खराबा ज़्यादा न हो, इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया यानी कि बंद कर दिया। तो सीधे पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि भारत असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। ठीक ना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? तो 1922 में।
किस दिन समाप्त हुआ? तो 5 फरवरी के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को कॉल अप कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया और मानना था भारत के जो उस वक्त सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी को कि लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है सत्याग्रह क्या होता है। ओके, उसके बाद सभी पार्टियां ने क्या किया कि 1923 में जो इलेक्शन होने वाला था उसको बैकआउट कर दिया था, कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग सभी ने। तो उसी से कांग्रेस के बहुत सारे कुछ 2 धड़ों में बट गया था। तो एक धड़ा कांग्रेस का बोल रहा था कि नहीं, चुनाव हमको लड़ना चाहिए और चुनाव के बदौलत जीतकर हमको एमएलसी बनकर एमएलए एमपी जो भी बनकर हमको अपने बात रखना चाहिए, हम वहाँ से काम करवा सकते हैं। इसी क्रम में एक रेजुलेशन हुआ 1922-23 में, कांग्रेस का ये से क्या, लेकिन नहीं पास हुआ, कहा कि नहीं हम कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके कारण कांग्रेस में से 3-4 व्यक्ति ने मिलकर 1923 में एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1923 में, ठीक ना। और इसकी जो संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और NC केरकर। यानी कि कह सकते हैं कि जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो कांग्रेस में से ही लोग 3-4 लोग निकल कर स्वराज पार्टी की गठन करते हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ता है, जो कि उस टाइम 145 में हमारे अपर हाउस का सीट थे, ठीक है, लोअर हाउस का सॉरी, 145 में से 45 सीटों पर कौन जीता? स्वराज पार्टी। यानी कि स्वराज पार्टी 1923 में गठित होती है, जैसे आम आदमी पार्टी 2012 में गठित होती है, 13 में चुनाव लड़ती है और दिल्ली में सरकार बना लेती है। वैसे ही स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 में गठित होती है, चुनाव लड़ती है और कई राज्यों में बहुमत भी लाती है, 3-4 राज्यों में, और 145 में से 45 सीट भी जीती है। कब? तो 1923 में, ठीक है ना। स्वराज पार्टी से बस इतना ही याद रखना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, CR दास और केलकर साहब, यानी कि नेहरू जी, दास जी और केलकर जी, तीन, नेहरू दास केलकर क्या किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1923 में, ठीक ना। स्वराज पार्टी जब 1923 में चुनाव लड़ी तो कितने सीट जीती? 145 में से 45, यानी कि 45 सीट विन आउट ऑफ 145। ओके, उसके बाद इसमें आगे आने वाले समय में इसमें झगड़े हो गई, इनको बहुत सारे लोगों में इनकी आइडियोलॉजी नहीं बना, कांग्रेस के लोग इससे विरोध करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अंततः 1926 में 1926 में स्वराज पार्टी का बंद कर दिया, यानी कि खत्म हो जाती है, एक तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। स्वराज पार्टी को खत्म करके फिर कांग्रेस में अपने अपने चले जाते हैं, सभी लोग कांग्रेस में चले जाते हैं। ओके, तब 2 देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज पार्टी। उसके बाद यहाँ से हमारा नेशनलिज्म और आगे चलता है, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के कारण उसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी 1925 आता है। 1925 में एक्टिव पॉलिटिक्स से महात्मा गांधी रिटायर ले लेते हैं, ठीक ना, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर लेते हैं, सक्रिय राजनीति से। तब क्या हुआ कि एक आता है इंडिया एक्ट 1990, जिसके तहत भारत सरकार के लोग भारत में एक तरह से गुलामी के जंजीर में और बांध दिया गया था, ठीक ना। तो इंडिया एक्ट 1990 के अंतर्गत ये सब सीटें चुनाव करवाया। उसी चुनाव में कितने फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, कौन को लड़ा, कौन को नहीं लड़ा, इंडिया एक्ट 1990 पर परीक्षण करने के लिए, इसको जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन होता है, यानी कि लॉर्ड साइमन जो थे इनके अध्यक्ष थे, जिनके कारण उन्हीं के नाम से साइमन कमीशन जाना जाता है, ठीक ना। इसमें 7 मेंबर थे और टोटल मेंबर गोरे थे, व्हाइट थे, ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग वाले भारत के लीडर ने इसको अपोज किया, यानी कि विरोध किया और कहा कि हमारे देश में हमारे लोगों के बारे में अच्छे ढंग से हम जानते हैं, तो इस रिपोर्ट में कितना खामियां हैं, कितनी अच्छाई है, कितना इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से हुआ है, नहीं हुआ है, इसी पर एक नया सरकार की रिपोर्ट बनेगी जो इंडिया एक्ट 1935 कराती है, उसको क्या सुधार करना है वो हम जानते हैं ना कि पूरे अंग्रेज जानते हैं। इसीलिए सभी लोगों ने साइमन कमीशन पे बॉयकॉट किया, साइमन कमीशन गो बैक, है ना। तो साइमन कमीशन का लंदन में फॉर्मेशन होता है नवंबर 1927 में,
2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो वो आया था आपका 1928 में, ठीक ना। साइमन कमीशन जब भारत 1928 में आया तो लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उसी में लाहौर में बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, लाला लाजपत राय, ये सब मिलकर विद्रोह कर रहे थे। तो वहीं लाहौर अमृतसर के पास वहीं पर आपका लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज करवा दिया गया पुलिस के द्वारा। इसमें लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के कारण उनके शरीर पर इतनी लाठियाँ गिर गई थी जिसके कारण बहुत ब्लडिंग होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पर गिरे लाठी का एक यानी कि लाठी के थ्रू जो हमारे शरीर के एक कतरे इस ब्रिटेन का किल साबित हुआ और वही हुआ। जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश में फिर एक बड़े पैमाने पर दंगे फैल जाते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्से आ जाते हैं, नेशनलिज्म और राइज कर देता है। अंततः साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ स्वागत होता है। साइमन कमीशन गो बैक है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने, जिनको लाठी चार्ज करके लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस तरह से देखते हैं साइमन कमीशन से केवल 3 क्वेश्चन याद रखना है कि साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज के कारण, जिसके कारण फिर इंडिया में, पूरे देश में फिर एक बार विद्रोह और नेशनलिज्म राइज करने की संभावना आ जाती है। उसके बाद लाहौर सेशन होता है। जैसे ही घटना होती है 1928 के बाद, तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन होता है। लाहौर जो पाकिस्तान में, ठीक, उस वक्त इंडिया अखंड भारत है। तो लाहौर दिसंबर 1929 में एक सेशन होता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज यानी कि फुली इंडिपेंडेंट किस जो रेजोल्यूशन है किस अधिवेशन में कांग्रेस के पास होता है? तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। कब? तो दिसंबर 1929 में, ठीक ना, या दिसंबर में नहीं आया, 1929 में। पूर्ण स्वराज यानी कि हमको फुली इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम इससे कम नहीं मांग सकते। कांग्रेस ने डिमांड किया और वो दिसंबर 1929 में अपने आप को पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड कर दी। और उसी के क्रम में 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को में पहली बार तिरंगा, जो हमारा ट्री कलर है ना, जो तिरंगा झंडा है आज के डेट में, उसमें अशोक चक्र जो है ना वो नहीं था, पर उसमें क्या था? हमारे महात्मा गांधी वाला चरखा था। पहली बार तिरंगा को अपनाया गया, ठीक ना। यानी कि पूर्ण स्वराज घोषित होते ही, डिमांड करते ही कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया। तो सीधे आता है पहली बार तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को। और इसी झंडे को रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत। और उसी दिन बहुत सारे कांग्रेस के लीडर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तब से 26 जनवरी 12 बजे रात में मनाई गई थी, ठीक ना, 12 बजे के। और 26 जनवरी को हर साल छुपा चोरी यानी कि ब्रिटिश के विरोध में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। यही मेन कारण होगा कि भारत में जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार करता है, ठीक। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 संविधान, जो भारत की संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, ठीक ना। भारत में संविधान बहुत जरूरी था लागू करना। भारत में जल्द से जल्द संविधान लागू हो, क्योंकि भारत में सब दंगे बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुके थे, बहुत सारे लोगों को समस्या थी। तो कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान जरूरी था। लेकिन 26 नवंबर को संविधान के केवल 18 आर्टिकल ही लागू होता है।
19 के आर्टिकल, 18 आर्टिकल लागू होते हैं 395 में से, ठीक ना। बाकी वो लागू होते हैं 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी एक विशेष दिवस था हमारे इतिहास में, ठीक ना। 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। यही मेन कारण था कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक। आज से 26 दिन 6 दिन बाद 17वां दिन हमारा 26 जनवरी है, उस दिन हम मनाते हैं ताकि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, और 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया, तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग रिपब्लिक डे मनाने का शुरुआत कर चुके हैं। यही मेन कारण था कि 26 नवंबर को ना करके 26 जनवरी एक इम्पोर्टेंट डेट था। ओके, तो अब देखते हैं इसे लाहौर सेशन से पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 में। ओके, पूर्ण स्वराज के तहत 31 दिसंबर 1929 को भारत में कि कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया, और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया एज ए फुली इंडिपेंडेंट सिंबल। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गया, तब जाकर असहयोग आंदोलन करने की शुरुआत हुई। तब देखा है महात्मा गांधी की इससे नहीं चलाने वाला है, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर को बंद कर दिया गया जेल में। तब कहा उसी टाइम एक गवर्नमेंट ने एक रेजुलेशन पास की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि अब नमक जो है ना, नमक बनाने की काम केवल ब्रिटिश सरकार करेगी, लोग नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है नमक सबकी जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म किसी भी धर्म का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए खास मात्रा में नमक की जरूरत होती है। और नमक पर टैक्स लगने लगा, और नमक बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश होगी, इसको लेकर पूरे देश में रोष फैल गया, क्योंकि पहले लोग ही नमक बनाते थे, जिसके लिए महात्मा गांधी को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इस सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा, सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा, नमक सत्याग्रह के द्वारा पूरे देश को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और किए भी, है ना। दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी कहाँ है, तो गुजरात में, कोस्टल एरिया, ठीक ना, जो हमारे गुजरात है, जो हमारे गुजरात है, तो गुजरात यहाँ पर हमारा कोस्टल एरिया में दांडी है ना। तो यहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी मार्ग तक महात्मा गांधी ने जो कुल मिलाकर 385 किलोमीटर या बोल सकते 240 माइल की दूरी तय की। तो दांडी मार्च में कहा कि अब हमको सत्याग्रह करना पड़ेगा, कानून को अवहेलना करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि कोई भी हम बात नहीं मानेंगे, सभी लोग मिलकर और ब्रिटिश रूल को हम अवॉइड करेंगे। इसी रूल को अवॉइड करने के लिए महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी वॉलेंटियर के साथ, अपने 78 वॉलेंटियर के साथ साबरमती आश्रम, जो साबरमती नदी है ना, जिसमें जो अहमदाबाद जो शहर है, साबरमती आश्रम के किनारे महात्मा गांधी आए थे। तो पहला अपना आश्रम 1915 में साबरमती आश्रम में बैठाए थे। तो साबरमती आश्रम से शुरू किए थे कब, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च या सल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की, तो साबरमती आश्रम से शुरू की पैदल चल 78 अपने अनुयायियों के साथ, और वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए, ठीक है। तो 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। इस क्रम में कुल 24 दिन लगे। कुल दूरी कितनी थी, तो यानी कि साबरमती से दांडी की जो कुल दूरी थी वो था 240 माइल या 385 किलोमीटर। वो कुल मिलाकर 224 दिन में तय किए, यानी कि एक दिन में लगभग कितने 10 माइल की दूरी तय की। महात्मा गांधी जब भी, यानी कि 10 दिन चले, जब भी चलते थे, सुबह चलते थे, शाम जहाँ होते थे वहाँ पर मीटिंग करते थे, लोगों को भाषण देते थे, सुनाते थे, हमारे देश के लिए ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए रहना चाहिए। वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जुट जाती थी। और 78 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे साबरमती आश्रम में, और दांडी जाते जाते 1 लाख से ज़्यादा इनके साथ वॉलेंटियर हो गए, और यहीं पर मुट्ठी भर पानी लेकर और नमक कानून को तोड़ा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस तरह से आगे बढ़ते गया। भारत में जो राष्ट्रवाद की एक ग्राफ देखेंगे 1920 से लेकर, तो मान के चलिए कि 1920
1920 से लेकर 1930 के बीच में हमारे राष्ट्रवाद का ग्राफ बढ़ते ही गया, वो गिरा नहीं। तो यही मेन कारण है कि भारत में धीरे धीरे ही सही राष्ट्रवाद जो है नेशनलिज्म बढ़ते गया, और अंततः इस राष्ट्रवादियों के कारण ही ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद दांडी मार्च के बाद सत्याग्रह कैसे हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कैसे हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, इसको अच्छे से एक बार फिर देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगला वीडियो इसके आगे वाले पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए और यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।